कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया। क्यों? आपको पता ही है, रावी नदी के तट पर हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब मनाया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पंडित नेहरू थे, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित नेहरू जी। तो बता ही दिया मैंने सब कुछ। पंडित नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 26 जनवरी 1931 को हमने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या शामिल हैं भाई? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। कोई भी बोले कि 400 अनुच्छेद है, 420 हैं, 450 हैं, तो बोलना कि आर्टिकल 400 दिखा दो मुझे कहीं। संभव ही नहीं है, 395 आर्टिकल ही हैं। हाँ, इसके सब आर्टिकल्स हैं, जैसे 395(1), 395(2), 19 का 1 का ए, 19 का 1 का 2, तो ऐसे जोड़ने जाएंगे तो 500 से ज़्यादा आर्टिकल हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कितने हैं? 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल। तीसरा ही क्वेश्चन आ गया उसी तरह का। सी 400 से अधिक आर्टिकल्स आप लो। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, यहाँ पर 400 से अधिक आर्टिकल्स दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नहीं भी पता है तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितने किसमें प्रविष्टियाँ हैं? कैसे? संघ को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, तो 1 का ए ही होगा जो भी हो, तो 3 में से पहले ही छांट लेंगे हम। उसके बाद किसको दी गई होंगी शक्तियाँ? तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा सी, यानी कि 66। तो सबसे ज़्यादा संघ को शक्ति दी गई है, उसके बाद राज्य को दी गई है, उसके बाद समवर्ती सूची में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का बी। शक्तियाँ हैं ये, पता ही है, 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, इन शब्दों का सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। अब जो भारत का प्रस्तावना पढ़ते हो संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो पढ़ते हो ना, इसमें सारे शब्दों के सीक्वेंस है बंधुओं। उन शब्दों का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CADB, यानी कि सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ओके, ये प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। प्रस्तावना तो याद होना चाहिए भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। छठा क्या आंसर हो जाएगा? 42वें में जोड़ा गया था। सॉरी छठा लें, 42वें में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जिसको आप बोलते हो। यहाँ पर देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में 1976 में 42 अमेंडमेंट था, उसमें जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बिल्कुल साधारण सा बहुमत चाहिए। संसद में बैठे बैठे लोगों को आज सपना आएगा कि चलो बिहार के बांट के अलग राज्य करते हैं, तो कर देंगे। समझ रहे हो ना? साधारण बहुमत चाहिए। क्या इसको संशोधन माना जाता है? इसको संशोधन नहीं माना जाता है। आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधन नहीं माना जाता है। साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होता है उसको संशोधन नहीं माना जाता है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो जिन्होंने आर्टिकल इससे पहले भी पॉलिटिक MCQ में करवा चुका हूँ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके देखोगे, मेरे साथ कर रहे होगे तो पता होगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल हो वो उसमें भारतीय और गैर निवासी दोनों को प्राप्त है। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। 15, 16, 19 में आ गया भाषण की स्वतंत्रता, 29 और 30 में आ गया अल्पसंख्यक। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? 14, 19(1), 21, 25। अब देखते हैं किसके तहत होगा, बता दो। 9 का आंसर दिया होगा बी, यानी कि आर्टिकल 19 के तहत। नवीन जिंदल का मामला यह जरूर याद रखना। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 में। संविधान में जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़कर, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसीलिए 1 अप्रैल 2010 इसका आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो भारतीय संविधान के 1901 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार व्यक्ति के अधिकार में निहित है।
और यह मूल अधिकार भी है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। और ए और सी दोनों ही सही हैं। अगर आज ये क्वेश्चन बनता तो ई ऑप्शन इसका मारते हो ना, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन था ही नहीं, ये ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नए निर्देशित सिद्धांत में निम्न से कौन से सूचीबद्ध किए गए हैं? भाग 4 की बात कर रहा है। 4 में क्या है भाई बताओ, क्या है? डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 शामिल है। छोटे परिवार का मानदंड शामिल नहीं है भाग 4 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है डीपीएस। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य की बात कर रही है स्वर्ण सिंह समिति, तो कौन सा हो जाएगा? 13 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। कहाँ से लिया था हमने? यूएसएसआर के संविधान से लिया था मौलिक कर्तव्य। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अपने अधीनस्थ अधिकारी का मतलब यहाँ पर किससे है? तो उनका जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है उसकी बात कर रहा है। अधीनस्थ अधिकारी वही होते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा एक, आर्टिकल 52 के अनुसार। जहाँ पर कर्तव्य खत्म हो जाता है उसका अगला आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। ओके, ये एक हायरार्की बनाया गया है। हायरार्की से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन किसके ऊपर आता है पद अनुक्रम में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? उस समय रहा होगा 12वां क्रम था उनका, 12th। 13वें प्रणब मुखर्जी बने थे, 14वें कोविंद जी हैं, अभी 15वें राष्ट्रपति का चयन होगा मुर्मू जी। ओके, और 2017 में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने और 15 में बनेंगी क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू, हाँ वही बनेंगी। क्वेश्चन से जरूर याद रखना ये इस बार का। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देते हैं, पहले लोकसभा का पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति सहमति दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या था? तो सी 12वां क्रमांक था उनका। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी 13वें पर हैं और 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और ये भी रिटायर होने वाले हैं, ये भी हटने वाले हैं। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सुरक्षा समिति की बात कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री ही प्रधान होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारत संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन होता है वो? बताओ कौन होता है, आपको पता होगा तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के महान्यायवादी। वो भारत सरकार के संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद के सदन में भाग ले सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। वो भाग ले सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, वोटिंग वही करेगा जो सदस्य होगा, अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति जी चाहेंगे बोलेंगे टाटा बाय बाय तो महान्यायवादी जी चले जाएंगे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। फिर से वही क्वेश्चन आगे। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो वो अगर 2 माह की अवधि के लिए लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 101(4) के तहत, संसद के अनुच्छेद 190 के तहत विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की जा सकती है जब वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, कला, संस्कृति या विशेषज्ञता किसी क्षेत्र में हासिल हो इनको। सचिन तेंदुलकर वगैरह जो आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। ओके, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो अनिश्चित काल तक चलती रहती है, उसका विघटन कभी नहीं होता है। 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन
कभी भी नहीं होता है। अस्थाई सदन भी कहा जाता है उसको। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जैसे ओम बिरला जी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर करते हैं। 89 का 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 89 का 1 है। भारत को उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही तो सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत कभी राज्यसभा में हो ही नहीं सकती है। कहाँ पर होती है? हमेशा लोकसभा में धन विधेयक आती है। धन विधेयक का आर्टिकल क्या है? 110। इसमें क्या है कि संचित निधि को जब भी आप छुओगे तो धन विधेयक आ जाएगा। समझ रहे हो ना? संचित निधि पैसा निकालना, डालना, कर्ज लेना, कर्ज हटाना, कुछ भी संचित निधि जैसी आएगा तो 110 आ जाएगा, मनी बिल जिसको कहते हैं। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही वेरीफाई करते हैं, अध्यक्ष जी वेरीफाई करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। कितना सारा कुछ बता दिया मैंने। ओके, बस वही है। और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रुक सकता है ये। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी मैंने सारा कहानी बता दिया। लेखानुदान बना है, किससे बना है? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनता है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि के आवंटन यानी कि पैसे के आवंटन के लिए लेखा अनुदान बनाया जाता है। आर्टिकल कौन सा है इसका आएगा तो मैं बता दूंगा। तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि की मंजूर कर सकती है। मान लो किसी कारण से सरकार के पास पैसा कमी हो गई, पैसे से ही सरकार चलती है ना, तो उसको 116 के तहत बोलेगी ठीक है भाई ले जाओ, तुम काम कर लो, बाद में दे देना, है ना। यही था लेखानुदान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सब लोग। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोकसभा के स्पीकर को। और लोक लेखा समिति किसके साथ क्या बोला जाता है? इसको भाई बहन भी बोला जाता है। किसका? कैग का। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं आर्टिकल 148 के तहत, उसी के रिपोर्ट का समीक्षा कौन करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्य तौर पर विपक्षी पार्टी का प्रमुख होता है, याद रखना। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है इसको। और इसमें 15 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं इसमें, जरूर याद रखना है इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत की सुनवाई कर सकता है। यही कथन गलत है। कोर्ट मार्शल को भी एक बार पुनरीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राज्य सरकार का कोर्ट मार्शल क्या होता है पता होगा। सैन्य न्यायालय के जो फैसले होते हैं उसको भी एक बार देख सकता है सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख की बात कर रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था। 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। समझ गए। एक राज्य न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राज्य न्यायालय की बात कर रहा है, हाईकोर्ट के, तो ये राष्ट्रपति को ही देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इसके पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित और हस्ताक्षर पद द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। किसका मानस पुत्र है? तो डॉक्टर APJ कलाम जी का था कि मोबाइल कोर्ट होना चाहिए भारत में, गांव-गांव में घूम घूम कर जो न्याय करे। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना। 1997 के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ लिया था इस बार BPSC ने। समझ रहे हो ना। तो APJ कलाम जी की ही परिकल्पना थी ये। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आर्टिकल 352 के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना सारा कुछ लिखा हुआ है। 352 के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ट्विंग ट्विस्टर हो जाता है थोड़ा सा। 36 है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 18 साल के लोग जो जाते हैं वोट देने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए, वो पूछ रहा है किस संशोधन में की गई थी? 61वें संशोधन 1989। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कब दिया गया था? 88 ईस्वी में, जब राजीव गांधी जी बने थे ना, तो नए नए युवाओं को जोड़ने के लिए वो ये सब चीज़ कर रहे थे। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। और एक चीज़ किया था उन्होंने, कंप्यूटर वगैरह का जो आया था ना चलन, वो उन्होंने ही शुरू किया था।
आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? कितने सरकारी भाषा हैं 8वीं सूची में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 18 भाषाएं हैं। और 2003 से पूर्व संविधान के 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो बाद में संशोधन होकर 22 हो गई हैं। अभी कितनी है? ये उस समय का क्वेश्चन है। अब 22 हो गई हैं। 22 हो गई। यहाँ पर कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, 22 हो गई। मैथिली, डोंगरी, संथाली को जोड़ा गया था। ओके, 2003 में 92 संशोधन के द्वारा मैथिली को भी जोड़ा गया था। बिहार की एकमात्र भाषा कौन सी है? मैथिली है, जिसको संविधान के 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। 3 स्तरीय प्रणाली का सुझाव। तो बलवंत राय मेहता समिति पहली बार गठित की गई थी पंचायतों के लिए। इसको बस याद रखना। 1952 में प्रारंभिक समुदाय विकास कार्यक्रम सीडीपी जिसको कहा जाता था। वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईसी पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श केंद्रीय शासन प्रशासन के लिए ये चीज़ सही नहीं है। बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होता है ये केंद्रीय शासन व्यवस्था, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी, किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता जी ने की थी। और कब किया था? अभी मैंने ऊपर पढ़ा। 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। और उसके बाद राजस्थान में एक जगह पर सबसे पहली बार पंचायत का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय होना चाहिए। इसकी सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। 1977 में बना है ये और 78 में अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और क्या बोला था? द्विस्तरीय में। और 15,000 से 2,000 जनसंख्या गांव समूहों पर पंचायत का गठन का बोला था बात इन्होंने। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। एक क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टाइप का ही है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत बनती है उसकी बात कर रहा है। 45 नंबर है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 जाति हैं अनुसूचित जाति में। निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप सबको पता है जर्मनी नहीं है। कौन कौन है? यूएसए है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, उसका से फ्रांस है। यही तो हैं 5 लोग। अगला है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आप सबको पता होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के बैरिस्टर पीटर बेंस ने की थी। 1961 में पीटर बेंसेस ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नाम से एक लेख भी लिखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल। चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। क्या क्वेश्चन पूछा है ये? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, उसके बाद से इटली और जर्मनी। तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? येलो बुक कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा 49 का, जरूर याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में शुरू की गई थी प्रथम विधि विश्वविद्यालय 1987 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर ए याद रखना, 1965 में की गई है। 62 के चाइना वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी। 1 दिसंबर 1965 में की गई है। 1965 का भी वॉर हो गया था इस समय तक। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आज हम संविधान सभा को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। ये हम पढ़ते हैं ना प्रस्तावना का सबसे अंतिम लाइन, तो वही ये पूछा है। लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। 53 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे। ओके, और सच्चिदानंद सिन्हा जी उसके उपाध्यक्ष बने थे। उसको उपाध्यक्ष नहीं, उसके क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिन के लिए अध्यक्ष बने थे वो, तात्कालिक अध्यक्ष जिसको कहा जाता है।
55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। फिर से आपको सीक्वेंस पूछ लिया प्रस्तावना का, तो सार्वभौम, सत्ता संबंध, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र बनाने के लिए, यही है इसका वो सीक्वेंस है ना। 55 का डी हो जाएगा। प्रस्तावना जरूर याद रखना, कभी भी उसका सर घूम जाएगा तो पूछ लेगा फिर से आपसे सीक्वेंस है। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में हमें घोषित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 57 नंबर पर कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है, हम भारत के लोग से, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत की जनता है। और संविधान किसकी शक्ति का स्रोत है, तो सरकार की शक्ति का स्रोत है। तो सरकार की शक्ति का स्रोत कौन हुआ, हम ही तो हुए अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रिपीट कर सकता है, बार बार रिपीट करेगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। इससे पहले मैंने मेंस के लिए क्वेश्चंस बनाए, मेंस का कैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसके वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको जाके ज़रूर देखना। और बाकी चैनल पर दृष्टि आईएएस का बीपीएससी बिहार समग्र चल रहा है, केबीसी नैनो का बिहार समग्र कंप्लीट हो चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, तो दल बदल, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको लेकर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, वो बड़ा इरिटेट करके रखा है कुछ दिनों से। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके कभी कोई नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, डेट पूछा है आपसे, 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019। उसके बाद से क्या पूछा है, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था ये। ओके, सीए जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहा गया, उसी के बारे में पूछा है आपसे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई आर्टिकल 32 के तहत जो रीट निकलता है, और हाई कोर्ट को दिया गया आर्टिकल 226 के तहत कि आपका कोई मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो 12 से 35 के तहत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल जो था आर्टिकल 31 के तहत मूल अधिकार था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। अब आर्टिकल 300 के तहत बस एक वैधानिक अधिकार है ये, 44वें संशोधन के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो अधिकार प्रेक्षा जो रिट होता है इसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, क्योंकि ये जब सारा मामला संपन्न हो जाता है उसके बाद ये रिट लागू होता है, अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है, तो डीपीएस जो आर्टिकल 36 से 51-52 तक की बात की गई है उसी में वर्णित है कल्याणकारी राज्य का आदर्श, राज्य के नीति निषेधक तत्व में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है, तो डीपीएस के अंतर्गत, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निषेधक सिद्धांत का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। तो नीति निषेधक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, इसका मतलब वही हुआ कोर्ट जाने वाला बात। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्हीं ने इसकी अनुशंसा दी थी, और ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार नहीं मानने पर क्या आपको वैधानिक कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, तो नहीं, मौलिक अधिकार आज भी अनिवार्य नहीं है मानना भारत में।
42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 10-11 हैं, उनको जरूर याद कर लेना। 51 क में लिखा है, क के चौ में है ये संस्कृति वाली। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। 76 क्या आंसर हो जाएगा? उसका से डी क्या दिया है? संसद में वोट दे सकता है, तो नहीं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, उसमें बैठता भले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून जब लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति जब तक अपना मुहर उस पर नहीं लगाते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता। इसलिए संसद का हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति। संसद का मतलब ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर क्या दिया है? 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। यानी कि बी और सी दोनों ही सही होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुनने का मौलिक अधिकार है और कोई नहीं देश में सुन सकता है। 79 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा। कैसे? तो वही जो हम लाते हैं ना, तो महाभियोग प्रक्रिया जो होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से उतर जाती है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है ना। लेकिन 14 दिन पहले उसको बताना होगा। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या आधार होता है? संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को हटाने का एक ही आधार होता है, संविधान का अतिक्रमण। अगर आपने अतिक्रमण कर दिया तो आपको हटाया जा सकता है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। ओके, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति जी ही होते हैं, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। भारत का IAS का सबसे ऊंचा पद है। बनना है तो बनो वो। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिवासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में केंद्र सरकार की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे? तो इन सब के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण, युद्ध के आधार पर। आंसर डी हो जाएगा इसका। आर्टिकल 352 होता है। 84 है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अब राज्यपाल जहाँ भी होगा उसको मार देंगे, सी गवर्नर हो जाएगा। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता उनको? राज्य के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का होता है, ना कि राष्ट्रपति का। आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यपाल करता है नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्योंकि न्यायाधीश को हटाने के लिए वही महाभियोग फिर से कहाँ पर चलता है? तो संसद में महाभियोग चलता है। महाभियोग के बाद राष्ट्रपति जी को बता दिया जाता है कि हाँ ये आदमी दोषी है, तब वो उसको पद से हटा सकते हैं, अपने मर्जी से नहीं हटा सकते हैं। 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक साबित कदाचार और असमर्थता सिद्ध न हो जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? तो बिहार से थे। और आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग तो चला है लेकिन किसी को हटाया नहीं जा सका है। जब जब महाभियोग चला है उन्होंने खुद से ही इस्तीफा दे दिया है। 88 कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसका आंसर सी है, गलत हो जाएगा। कहाँ से होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, एकल हस्त संक्रमणीय मतत्व प्रणाली द्वारा। ओके, संसद के दोनों सदनों से आर्टिकल 66 के अनुसार चयन होता है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। क्या क्वेश्चन है ये? 90 पर पहुंच गए हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से क्या है? केंद्रीय सरकार का प्रधान मुख्य होता है, प्रधान होता है वो केंद्रीय सरकार का। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहीं पर तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ना। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सामूहिक रूप से तो संसद के लोकसभा के प्रति निचला सदन जो होता है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और 75(3) के अनुसार ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति।
मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो अभी बताया मैंने, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, तो ए और सी दोनों ही होना चाहिए, और डी इसमें आंसर ही नहीं दिया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका काम करती है। जो मंत्री होता है वो कार्यपालिका में भी होता है और विधायिका में भी होता है। 94 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग, 6 ही क्वेश्चन बाकी है। अब लोग वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करो, फीडबैक देना जिससे इंप्रूव किया जा सके। कहीं पर कोई आंसर भी गलत लगा हो तो भी बताना। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर दिया है ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो शासन प्रणाली की 2 पद्धति है, संसदीय अध्यक्षीय। भारत और ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए भारत में संसदीय शासन है। संसदीय शासन व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प ई सही आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री। 75(3) के अनुसार संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल में कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ओके, यहीं पर बस बताया गया। 97 है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी देता है। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। 98 भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ये। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानून राज्य जब भी आएगा तो एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं। ओके, बी आंसर हो जाएगा 99 का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ था। सबसे पहला कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। आज़ादी के बाद भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। 100 क्वेश्चंस पॉलिटी के कंप्लीट कर ली। अगले वीडियो में 100 कंप्लीट कर दूंगा, तो 200 क्वेश्चन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच।